तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर पहला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया। वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है यह कौन से अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया है, क्योंकि इससे पहले जो है वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया आनंद मठ से लिया गया है। तो इस पहली बार जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था उसमें यह जो गाया गया है, पहला नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में यह पहली बार गाया गया था। और मुख्य रूप से यह गीत जो बना था वह बना था बंगाल विभाजन के बाद, जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो उस स्वदेशी आंदोलन के जो है प्रमुख गीत के रूप में वंदे मातरम जो है गीत बना और ये जो है राष्ट्रीय गीत तक की ये राष्ट्रीय गीत हमारा जो है तब से आज तक जारी है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना जो है यह इनमें से किनके द्वारा किया गया है। दूसरा नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या होगा, तो दक्षिण शिक्षा समाज के जो संस्थापक हैं, आप लोग भी कमेंट करके उत्तर बता सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था। तो दोस्तों स्वराज पार्टी की जो स्थापना है यह 1923 ईस्वी में हुई थी और इसकी संस्थापक के रूप में जो है वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी जाने जाते हैं। क्यों हुई थी इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना का जो मुख्य रूप से कारण है वह ये था कि जब 1922 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक वापस ले लिया गया, और असहयोग आंदोलन इसलिए वापस लिया गया क्योंकि चौरी चौरा कांड के बाद जो है गांधी जी उससे ये होकर के गांधी जी अहिंसात्मक ढंग से लड़ाई लड़ना चाहते थे और चौरी चौरा कांड की जो हिंसात्मक घटना हुई उसके पश्चात गांधी जी जो है वह 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। उसके पश्चात जो है 1923 में ये लोग मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास गांधी जी के इस फैसले से नाराज होकर के स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं, जिसका जो कार्यक्रम होता है वह बजट को रद्द करना रहता है, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने के प्रस्ताव का विरोध करना और समस्त प्रभावशाली स्थान पदों पर जो ये है, तो यानी इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि ये जो सारे कार्यक्रम है यह स्वराज पार्टी के कार्यक्रम में सम्मिलित थी, जिसकी स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी। साइमन कमीशन के द्वारा जो भारत में प्रमुख सिफारिशें की गई हैं उसमें कौन सी सिफारिश शामिल है। द्वैत शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना, बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना और संघ शासन की स्थापना, ये सारी सिफारिशें जो है यह साइमन कमीशन के द्वारा किया गया है। अर्थात चौथा नंबर प्रश्न के लिए भी दोस्तों जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है कि ये सभी सिफारिशें जो हैं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच जो गांधी इरविन समझौता हुआ था यह कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उस वक्त हुआ था जब देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है ये स्थगित करने का भी प्रस्ताव इसके बाद रखा गया था इरविन महोदय की तरफ से। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है ये 1930 में हुई थी। ये 12 मार्च 1930 को गांधी जी दांडी यात्रा किए थे साबरमती आश्रम से, और ये नमक कानून बनाए थे 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को जो है गांधी जी नमक बना करके नमक कानून को भंग किए और उसके पश्चात जो है पूरा भारत में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। तो इसी के बाद जो है 1931 में जब गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ, यानी वो डेट था 5 मार्च 1931 का। ऑप्शन नंबर ए जो है 5वां का करेक्ट आंसर है कि 5 मार्च 1931 को गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रतिपादन किसने के द्वारा किया गया। द्विराष्ट्र सिद्धांत की जो सबसे पहले बात रखे वो कौन रखे थे, मोहम्मद अली जिन्ना या सर सैयद अहमद खान या फिर चौधरी रहमत अली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 6ठा नंबर प्रश्न का कि सबसे पहले जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है पाकिस्तान की मांग की बात है वह चौधरी रहमत अली के द्वारा रखा गया, यानी 6ठा नंबर प्रश्न का सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां है कि स्वदेशी चाहे वह कितनी भी त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य कहीं अधिक अच्छा है। तो ये कथन किनका है कि जो स्वदेशी है वह हमारे त्रुटिपूर्ण भी हो लेकिन विदेशी राज्यों से
कहीं बेहतर है, यह कथन जो है यह स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। यानी 7वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि स्वदेशी चाहे कितना भी त्रुटिपूर्ण हो, कितनी भी उसमें गलती हो, कितनी भी खामी हो, लेकिन वह किसी भी विदेशी राज्यों से बहुत ही अधिक अच्छा है। तो ये जो सही है सब क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले भारतीय कौन थे? जो पहले भारतीय के रूप में जाने जाएंगे, रविंद्रनाथ ठाकुर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस या सत्येंद्र नाथ ठाकुर। तो इस 8वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है कि इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा की जो ये है या सत्येंद्र नाथ ठाकुर हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। इंडियन सिविल सर्विस जो अभी आईएएस के रूप में जाना जाता है, तो ये उस वक्त जो परीक्षा हुआ करता था अंग्रेजों के ज़माने में, उसमें लॉर्ड लिटन महोदय जो है वो परीक्षा की उम्र को 21 से घटा करके 19 कर दिए थे। फिर बाद में जब ये इनका शासन आता है लॉर्ड रिपन का, तो ये 19 को बढ़ा करके फिर 21 कर देते हैं। तो इसके भी प्रश्न बनता है, याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 और फिर आर्म्स एक्ट जो है आर्म्स एक्ट 1879 का संबंध किससे है? यानी यह संबंध जो है किस वायसराय के शासनकाल से है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का और आर्म्स एक्ट का संबंध। ये जो सारे प्रश्न है ये हमने एससीईआरटी और एनसीईआरटी की किताब से तैयार किया है। आप जो है इसे अगर एनसीईआरटी की किताब का या एससीईआरटी दोनों में किताबों का जब आप ये अध्ययन करेंगे तो ये सारे प्रश्न वहीं से संकलित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में बनेगा। लॉर्ड लिटन महोदय इन्होंने ही जो है ये भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की जो उम्र थी उसे कम किया था, और उसके पश्चात जब फिर ये इनके बाद जो 1880 से शासन शुरू होता है, 1880 से 84 तक का, वो लॉर्ड रिपन का होता है जिन्होंने फिर उसे हटा दिया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? थियोसॉफिकल सोसाइटी का संबंध जो है वो किस सदस्य से है? ये रामकृष्ण परमहंस है, राजा राम मोहन राय या फिर एनी बेसेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो संबंध है वो एनी बेसेंट से है। और एनी बेसेंट जो है यह प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा के रूप में ये जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हमारा रोम रोम राजभक्त है, यह कथन किसका है? हमारा रोम रोम राजभक्त है, यह कथन जो है दादा भाई नौरोजी का है, बाल गंगाधर तिलक या सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी जी का है? जी, 11वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा। ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया यानी दादा भाई नौरोजी का जो है यह कथन है कि हमारा रोम रोम राजभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किन दो ये के बीच लड़ा गया था? एक और मोहम्मद गौरी थे, दूसरी और कौन थे? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है जो 1891 ईस्वी में लड़ा गया था, यह लड़ा गया था इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत की लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी के बीच चला था, उस वक्त इंडिया में जो आंदोलन चल रहा था वह चल रहा था कौन सा आंदोलन? तो इस दौरान के आंदोलन पे अगर हम लोग विचार करें तो इस वक्त भारत में होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था जो एनी बेसेंट के द्वारा चलाया जा रहा था। यानी 13वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए हैं? यानी किन शासक के शासनकाल में बौद्ध धर्म के भी उपदेश दिए गए हैं और जैन धर्म के भी उपदेश दिए गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हर्यक वंश के संस्थापक यानी बिंबिसार के शासनकाल में जो है बौद्ध और जैन दोनों धर्म के उपदेश दिए गए हैं। अर्थात 14वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? हिंदू मुस्लिम एकता का दूत जो है वो किन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था? यह सरोजिनी नायडू के द्वारा कहा गया था या फिर एनी बेसेंट? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो 15वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है कि हिंदू मुस्लिम एकता का जो दूत है वो सरोजिनी नायडू को कहा गया था, यानी सरोजिनी नायडू के द्वारा जो है यह मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 है
कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये प्रश्न पीछे भी रिपीट हुआ है, अर्थात इसमें हम लोग देर किए बिना चलेंगे ऑप्शन नंबर सी करते हुए कि बाल गंगाधर तिलक को जो है वो भारतीय अशांति का जनक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि अकबर के काल में महाभारत की फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह कौन है, यानी किनके निर्देशन में जो है अकबर बादशाह के शासनकाल में ये महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ है। जी 17वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, तो 17वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है कि फैजी के नेतृत्व में जो है निर्देशन में ये फारसी अनुवाद हुआ है महाभारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय संविधान में संघवाद जो कॉन्सेप्ट लिया गया है, यह संघवाद का कॉन्सेप्ट भारत की जो व्यवस्था है वह संघीय शासन व्यवस्था है, यानी केंद्र स्तर की सरकार गठित होती है, फिर राज्य स्तर की अलग प्रकार की सरकार गठन है। तो ये संघीय शासन व्यवस्था जो है यह किस देश के संविधान से लिया गया है। जी दोस्तों 18वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है कि संघवाद की जो कल्पना ली गई है यह कनाडा के संविधान से, 18 का बी जो है वो सबसे सही उत्तर है। दोस्तों हम लोग भारतीय संविधान से रिलेटेड प्रश्न कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही हितकारी और लाभकारी साबित होगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि नीति निर्देशक तत्व जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स है महत्व किसके लिए है। यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स का जो महत्व है यह निम्न में से इस ऑप्शन में से किनके लिए है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य के लिए उसका महत्व है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यह इसका उल्लेख जो है यह भारतीय संविधान के भाग 4, किस भाग में, भाग 4 अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच चर्चा किया गया है। याद रखिएगा भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच। भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं, जो संविधान निर्माण हुआ था उसमें 22 भाग थे, वर्तमान में संशोधन के द्वारा 25 भाग अभी हमारे भारतीय संविधान में हैं, जिसमें से भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच किया गया है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था। सबसे पहले जो भाषा के आधार पर गठित राज्य है वह है आंध्र प्रदेश, और इसका जो सबसे पहले जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ है वो 1956 है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करता है। ये राष्ट्रपति महोदय जो करते हैं यह किस अनुच्छेद में यह बात वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में इस बात का वर्णन किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाएगा। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75 में इस बात का जिक्र है कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वह राष्ट्रपति महोदय के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई उसके अध्यक्ष कौन थे। यह अशोक राय मेहता समिति है, या फिर डॉक्टर इकबाल नारायण समिति है, जीवराज मेहता है, या बलवंत राय मेहता समिति के ये पर हुआ है। तो जिस समिति के सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई है, यानी इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो भारत की जो व्यवस्थाएं हैं वो त्रिस्तरीय सरकार है, एक जो केंद्र स्तर की सरकार, दूसरी राज्य स्तर की सरकार, तीसरी पंचायत स्तर की सरकार, और फिर पंचायत स्तर की सरकार में भी त्रिस्तरीय है, एक ग्राम स्तर पे, फिर एक प्रखंड स्तर पे, फिर एक जिला स्तर पे। तो इस प्रकार जो पंचायती राज व्यवस्था है यह बलवंत राय मेहता के द्वारा समिति के द्वारा जो सिफारिश की गई थी उसके आधार पर यह शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि पंचायती राज प्रणाली इनमें से कहाँ नहीं है। जी 23वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा कि ये जो राज्य हैं इनमें से किस राज्य में पंचायती राज्य प्रणाली नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी अरुणाचल प्रदेश में जो है वह पंचायती राज्य नहीं है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। जी अभी जो वयस्क मताधिकार है भारत में कि भारत का हर वह नागरिक जिसकी आयु सीमा 18 वर्ष या उससे अधिक है वह एक वोट देने का अधिकार रखता है। और समानता के अधिकार का जो सबसे बेहतरीन अगर उदाहरण की बात किया जाए तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि चाहे वो देश के राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, मंत्री हों, या कोई भी बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, या फिर ये किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हों, लेकिन उन्हें एक वोट एक मत देने का अधिकार प्राप्त है। और देश के सबसे अंतिम पायदान पर जो खड़े व्यक्ति हैं, जो बिल्कुल मजदूर ये के व्यक्ति हैं, उन्हें भी एक वोट देने का अधिकार है। और हर वह व्यक्ति जिसकी आयु सीमा
18 वर्ष है वही मतदान कर सकते हैं। यह जो संशोधन किया गया है यह 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है वयस्क मताधिकार की आयु सीमा को घटा करके 21 वर्ष से 17 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है कि वह भारतीय राजनीतिक रूप है। तो 26वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों कि भारत की जो निर्वाचन पद्धति है यह क्वेश्चन नंबर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के ब्रिटेन के पद्धति के अनुरूप जो है भारत की निर्वाचन पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है कि अरावली पर्वत जो सबसे पुराने पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है, अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर को किस नाम से जानते हैं? तो जिस प्रकार जो है हिमालय पर्वत के सर्वोच्च शिखर को माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार जो है अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। यानी 27वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत के सबसे बड़े कहवा यानी कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में जो कॉफ़ी उत्पादक राज्य हैं उनमें से सबसे बड़ा जो कॉफ़ी का उत्पादन है वो कहाँ से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि कर्नाटक राज्य से जो है वो कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। कर्नाटक राज्य जो है वो सोना के उत्पादन में भी जाना जाता है। कर्नाटक राज्य जो है वह रेशम के उत्पादन में भी सबसे अग्रणी राज्यों में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 है कि कौन सा जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो 180 डिग्री देशांतर को बोला जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पास जो है सर्वाधिक निकट कौन सा जल डमरू मध्य है? जी 29वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है कि बेडिंग जल डमरू मध्य जो है जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है कि हमें सुमेलित करना है जल संधियाँ हैं और अलग करने वाले भाग हैं, बेडिंग जल संधि, डोवर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि और पाक जल संधि। जी तो इसका जो सुमेलित का सबसे सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो अगर हम लोग इस पर ध्यान दें तो 30 के लिए पाक जल संधि जो है यह भारत और श्रीलंका के बीच को अलग करने का कार्य करता है। या उसके बाद जो है अगर हम लोग देखें तो बेडिंग जल संधि जो है ये अलास्का और रूस को अलग करता है। उसी प्रकार जो है ये डोवर जल संधि जो है यह ब्रिटेन और फ्रांस के बीच है और जिब्राल्टर जो है ये स्पेन और उत्तरी अफ्रीका के बीच है। अर्थात जो सही कूट बनेगा सबसे करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि ये जो जल संधियाँ हैं और अलग किए जाने वाले भूभाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है। यहाँ भी वन के प्रकार हैं और क्षेत्र हैं। ये सारे जो प्रश्न हम पहले ही आपको कहें कि हमने जो तैयार किया है ये सभी एनसीईआरटी की किताबों से, और एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबों का जब आप अध्ययन करेंगे तो फिर हम कहते हैं कि आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, यह बिल्कुल गारंटी की बात है। तो और उसके लिए हम आपका काम आसान करके हम लाए हैं आपके लिए अपने चैनल पर एनसीईआरटी और एससीईआरटी प्रश्नों का सेट। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिए। क्वेश्चन है वन के प्रकार है, तो अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा देखें तो ये उष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन है ये इंडोनेशिया क्षेत्र में पाए जाएंगे। उसके बाद जो है विषुवत-रेखीय जो वन है यह घाना के क्षेत्र में पाए जाएंगे। फिर उसके बाद जो है भूमध्य सागरीय वन है यह फिलीपींस क्षेत्र में, और कोंधारी वन जो है यह स्कैंडिनेविया क्षेत्र में। यानी जो करेक्ट आंसर बनेगा 31वां नंबर प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जो है सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं? जी उत्तरी अमेरिका के जो शीतोष्ण घास स्थल है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? पंपास डाउन स्टेपी प्रेरी। तो जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के प्रेरी के नाम से जो है उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास स्थल जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वाना घास भूमियाँ कहाँ पाई जाती है? जी स्वाना घास भूमियाँ जो है 33वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है इसमें से सबसे सही कूट क्या होगा? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि उत्तरी मध्य अफ्रीका में जो है यह स्वाना घास की भूमि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन है प्रमुख रूप से। पहला कथन है कि थाईलैंड चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। दूसरा कथन है कि चावल विश्व व्यापार काफ़ी कम है। तीसरा है कि दक्षिण कोरिया में चावल के प्रति हेक्टेयर उपज काफ़ी अधिक है। और चौथा है कि विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल चीन में है। तो इनमें से कौन सा कूट जो है वो करेक्ट है? 34वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट कूट है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 है
कि विश्व में चावल उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम कौन सा है, सही घटते क्रम कौन सा है। तो इस 35वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों कि चीन है, उसके बाद भारत है, फिर इंडोनेशिया और थाईलैंड है, यानी ऑप्शन नंबर डी के रूप में जो है करेक्ट आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। जी, ये साइंस से रिलेटेड प्रश्न है कि बायोगैस ईंधन का स्रोत जो है इनमें से कौन सा नहीं है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 36वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि नाभिकीय ऊर्जा जो है यह बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि सौर सेल जो बनाने में किसका उपयोग होता है। सौर सेल से जो है सौर ऊर्जा को यानी सूरज की ऊर्जा को चेंज किया जाता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। तो सौर सेल बनाने में जो धातु प्रयोग किए जाते हैं वो सिलिकॉन, और सिलिकॉन जो है यह सेमीकंडक्टर के नाम से जाना जाता है, यानी अर्धचालक के रूप में यह जाना जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो सिलिकॉन का प्रयोग जो है वो मुख्य रूप से किसमें होता है, तो सिलिकॉन का प्रयोग मुख्य रूप से ये सौर सेल बनाने में किया जाता है। और याद रखेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो है ये अर्धचालक यानी इंग्लिश में सेमीकंडक्टर के नाम से जाना जाता है। बाकी ये जो भी है लोहा, चांदी और तांबा ये सभी कंडक्टर हैं, चालक हैं, विद्युत का के लिए ये सुचालक के रूप में काम करते हैं। लेकिन सिलिकॉन जो है ये रूम टेम्परेचर पर यानी कमरे के तापमान पर यह इंसुलेटर होते हैं यानी कुचालक होते हैं, लेकिन थोड़ा सा तापमान में जब चेंज आता है तो फिर ये सुचालक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 है कि राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। राणा प्रताप सागर जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र है ये 38वां का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा। यह राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित प्रतिक्रिया नहीं है। दोस्तों संतुलित प्रतिक्रिया उसे कहा जाता है कि जिसमें या जो है ये बने हुए ये का जो है जिस तरह जो अभिक्रिया में हिस्सा लेने वाले तत्व होते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बने तत्व होते हैं उसमें से जो ये अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल में जितने ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन परमाणु होते हैं, जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो बराबर अगर है दोनों तरफ तो संतुलित माना जाता है। जैसे अगर हम लोग सभी पर ध्यान से देखें तो Zn प्लस सल्फर ZnS जो है इधर भी एक जिंक इधर भी सल्फर एक एक है उसी प्रकार। लेकिन अगर हम लोग इस पर ये करें NaOH यानी सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और फिर इधर हाइड्रोजन क्लोरीन, तो इधर जो है हाइड्रोजन 2 है तो इधर दाएं साइड में भी 2 है। लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए की ओर देखें तो FeCl2 और FeCl3 है, तो यानी इधर क्लोरीन 2 है लेकिन दाहिने साइड में क्लोरीन की संख्या 3 है, तो यह असंतुलित समीकरण है। इसलिए करेक्ट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। इंद्रधनुष का जो बनना है यह प्रकाश के किस घटना के कारण होता है। तो वायुमंडल में जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, पानी की बूंद जो है जब प्रिज्म की तरह काम करने लगती है तो इंद्रधनुष बनता है, यानी 40वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सबसे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों हम लोग 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके देखें उसके उत्तर की व्याख्या के साथ, जो कि आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों के भी शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।